नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और हमारी अगली जो कक्षा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। जिन विद्यार्थियों ने रीट लेवल 2 का फॉर्म भरा होगा और उनके 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से आने वाले हैं, जिसमें आपके सामान्य सामाजिक अध्ययन के साथ साथ राजस्थान के भी कुछ क्वेश्चन होंगे, इसके साथ उसके शिक्षण शास्त्र होंगे। तो ये कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि क्या क्या प्रश्न हैं और कैसे कैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है कि पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जो पृथ्वी है उस पर 70% वाटर है, 70% जो पानी है। और अगर हम फैक्चुअल डेटा को देखें तो 71% जो है हिस्से पर पानी है और 29% हिस्से पर क्या है, जमीन है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। सबसे निचली परत आप जानते हैं कि वायुमंडल की जो परतें हैं वो 8 मील तक फैली हुई हैं। ठीक है, सबसे निचली जो परत है उसको कहते हैं हम ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। और क्षोभ मंडल उसके बाद आपका जो है कि समताप मंडल पड़ता है। आयन मंडल ओजोन मंडल के ऊपर पड़ते हैं। तो सबसे पहला मंडल क्या है, क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न है सभी बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। तो वो सामान्य शब्दावली क्या है, वह सामान्य शब्दावली क्या है, तो इसको कहते हैं अनाच्छादन। ठीक है, अनाच्छादन कहते हैं। अनाच्छादन का मतलब होता है भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली कई प्रक्रियाओं का समूह, जिसके अंतर्गत जो आपकी मंदर गति से पृथ्वी की ऊपरी सतह के चट्टानों का कटाव और क्षरण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है जैवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों की चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। जैवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों का जो प्रवाह होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित शैल नहीं है। कायांतरित शैल, ठीक है, आप जानते हैं कि शैल जो चट्टानें हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो उसमें से कायांतरित शैल कौन सा नहीं है। तो चट्टानों के प्रकार हम देखेंगे तो उसमें है आपके 3 प्रकार आते हैं, कायांतरित शैल, आग्नेय शैल और अवसादी शैल। ठीक है, तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका कायांतरित शैल नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं। उसके अभिलेखों को कहाँ प्राप्त किया गया है, तो उसके अभिलेखों को मोहरों पर प्राप्त किया गया है। ठीक है, इसे लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग पे खोजा गया था और 1920 में इसे खोजा गया। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहते हैं। अगला है उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वैदिक काल के उपरांत ही आया था। आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल क्या था, तो ये आपका था गंगा यमुना का दोआबी क्षेत्र। ठीक है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीन नगरों का पतन। ठीक है, अर्बन डिकी इन इंडिया 300 एडी टू 1000 एडी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो यह प्रसिद्ध पुस्तक लिखी है आपकी रामशरण शर्मा ने। ठीक है, रामशरण शर्मा की यह बहुत ही प्राचीन कृति है। इस पुस्तक में प्राचीन काल और मध्यकाल के प्रारंभिक चरणों के भारतीय नगरों का पतन और उजड़ते जाने का विवेचन किया गया है। ठीक है, और कुछ और महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिनको मैं बताता हूँ। कुछ अन्य पुस्तकें हैं जिसमें एक राधा कुमुद मुखर्जी की एक महत्वपूर्ण पुस्तक और है जिसका नाम है भारत की मूलभूत एकता। ठीक है, रोमिल थापर की एक पुस्तक है भारत का इतिहास अर्ली इंडिया। डी कोशाम्बी की पुस्तक है मिथ एंड रियलिटी। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। हो सकता है कि आपकी अगली परीक्षा में ये पूछी जाए। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ। ठीक है, ये हिंदू महिलाओं का जो तलाक से संबंधित है ये कब पारित हुआ था, तो हिंदू कानून में पति पत्नी का भरण पोषण करना पति के निजी दायित्व है। यह 1946 में पास हुआ। ठीक है, ये आज़ादी के पूर्व की बात है। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है 100 नंबर। यहाँ पर भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। क्यों महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, वो इसलिए महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ
कि आप इस ऑप्शन से इसको पता लगा सकते हैं। हालाँकि 1856 में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हुई थी, लेकिन ये ऑप्शन आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस संदर्भ में बात हो रही है। बात हो रही है महिला इक्वालिटी की, महिलाओं की समानता की बात हो रही है। तो यह हुआ था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से यह देखा गया था, ठीक है? ये हुआ था। 1856 में हिंदू की जो विधवा थी, उन्हें पुनर्विवाह करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। आपको पता है कि स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है, ठीक है? इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, शासन व्यवस्था की स्थापना के काल के रूप में माना जाता है, ठीक है? इसी काल में मथुरा कला की मूर्तियों और कुषाण कला के प्रतीकों और प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण और जीवंत का उदाहरण मिलता है, ठीक है? अगला है, श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? ठीक है? कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में एक जगह है जहाँ पर बाहुबली अ, की प्रतिमा का अनावरण हुआ था। वो किसके काल में हुआ था? तो आपकी गंग काल में हुआ था, ठीक है? 1883 ईस्वी में गंग साम्राज्य के राजा राजमल की एक सेनापति चामुंडराय द्वारा कराया गया था, ठीक है? इस मूर्ति में सफेद ग्रेनाइट के एक ही पत्थर काटकर बनवाया गया है। 60 फीट की लंबाई है। इंडिया, ठीक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखी थी। आपको याद होना चाहिए कि चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे, ठीक है? अगली पुस्तक, महत्वपूर्ण एक पुस्तक है आपकी, है कौटिल्य की अर्थशास्त्र, जिसे हम विषय वस्तु राजनीति कहते हैं। फिर प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑफ पाम्पिनियस, ठीक है? अगला प्रश्न है, कम्बोज स्थित, कम्बोज की बात हो रही है, हाँ, कम्बोज की बात हो रही है। कम्बोज स्थित अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? किस शासक ने बनवाया था? तो यह 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर वाट में एक विष्णु मंदिर का निर्माण, विशाल विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों में पूरी रामायण अंकित है और मंदिर के खम्भे चोल शैली के बने हैं, ठीक है? आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? ठीक है, आपको पता होगा कि सम्राट अशोक के लगभग 14 शिलालेख थे, महत्वपूर्ण शिलालेख थे, जो अलग अलग शहरों में स्थापित हैं और उनके अलग अलग महत्व हैं, ठीक है? जो कि धौली, शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, कालसी, जौगढ़, सोपड़ा, रेगुड़ी और गिरनार, ठीक है? इन स्थानों से लगभग प्राप्त किए गए हैं। जो 13वां शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध का पश्चाताप का वर्णन है। धम्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी होता है। इस शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है, ठीक है? इसमें आपके सीरिया, मिस्र, मगन जिसको हम सीरिन कहते हैं, ठीक है, एवरिस और मकदूनिया, ये शासकों का भी उल्लेख है। रविन्द्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्त से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर आप जानते होंगे, हमारे पहले कवि जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक उपन्यास है जिसमें एक पात्र है निखिल, ठीक है? तो उस उपन्यास का, मानवता में विश्वास रखता है, उसका नाम क्या, प्रमुख पात्र क्या है? ठीक है, तो उपन्यास का नाम है घर बायरे, ठीक है? ये बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई थी। ये बात आप बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है। दिरहम, ठीक है? दिरहम आप जानते हैं कि दिरहम क्या है? दिरहम एक तांबे का सिक्का हुआ करता था, जिसे हम मुद्रा के रूप में यूज करते थे उस काल में। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? शेरशाह सूरी, आपको पता है कि इन्होंने हुमायूं को हराया था, हुमायूं को भगा दिया था, मुगल शासन एक तरह से खत्म ही कर दिया था। तो अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो उनका जो अंतिम अभियान था वो कलिंजर के विरुद्ध था, ठीक है? अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया? ठीक है, आप जानते होंगे कि राजा राममोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा को खत्म किया गया था, ठीक है? तो वो कौन सा अधिनियम था? तो वो अधिनियम आपका था 1829 का, ठीक है? 1829 का अधिनियम था। उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग।
जिन्होंने 4 दिसंबर 1829 को बंगाल में सती रेगुलेशन पास किया, ठीक है, और पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ? आपको पता है कि मूल जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की वो कुछ और थी, लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन में कुछ चीज़ें जोड़ी गई, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया और जोड़कर ये बना दिया गया, ठीक है। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। शिक्षा के अधिकार से संबंधित कौन सा संवैधानिक संशोधन है? तो आपका 86वां है, ठीक है। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? मूल कर्तव्यों की बात हो रही है, ठीक है। मूल कर्तव्य ऑप्शन आपके सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, हेगड़े समिति। तो आपके आंसर हो जाएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के सिफारिशों के आधार पर ही इसमें आपके संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। 1976 में कांग्रेस पार्टी के सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल 1975-77 के समय इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा मूल कर्तव्य को लागू करने की सिफारिश की गई, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के 10 मूल कर्तव्यों के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में जोड़ा गया है, ठीक है। तो ये स्वर्ण सिंह समिति आपकी सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस नियुक्ति का वर्ष क्या था? तो काका कालेलकर का जो नियुक्ति हुआ था अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, ये 1953 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा 2018 में मिला 102वां संविधान संशोधन करके, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है भारत के संविधान में? इसका मतलब ये है कि राज्य सभी धर्मों को मान्यता देगा, परंतु किसी को अपना धर्म नहीं मानेगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए जो प्रत्याशी की उम्र है वो अलग होती है और राज्यसभा के लिए अलग होती है। तो राज्यसभा के लिए प्रत्याशी की उम्र 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 30 साल से अगर कम हुई तो वो प्रत्याशी नहीं चुना जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में किया गया था? 44वां संविधान संशोधन ये किया गया था आपका मोरारजी देसाई की सरकार में 1978 में। इस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और सभी लोग सरकार से कहते कि हमें आप संपत्ति दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का वो कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की प्रक्रिया आरंभ की गई लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? ठीक है, तो वो कौन से थे? आपके थे वी रामास्वामी। आज़ाद भारत की पहली बार किसी जस्टिस को पद से हटाने की कार्रवाई 1993 में पीवी नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहते हुए हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे वो पी रामास्वामी के खिलाफ महाभियोग लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन उनके खिलाफ 1990 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, ठीक है। लेकिन यह पारित ही नहीं हो सका क्योंकि उस समय की जो सरकार थी जयललिता की, AIADMK, उसने इस प्रस्ताव को इसके खिलाफ जो है वोटिंग कर दी थी, इसलिए प्रस्ताव पास नहीं हो सका। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है, ध्यान से देखिए। 19वां नंबर प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था से, नगर पालिकाओं से, केंद्र की भाषाओं से, केंद्र राज्य संबंधों से। तो ये किससे संबंधित है? ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नगर पालिका नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा बनाया दिया गया और इसके माध्यम से नगर प्रशासन संबंधी 18 विषय का उल्लेख किया गया, ठीक है। अगला है, वो कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसके देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हो गई थी? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक उपराष्ट्रपति थे जिनका नाम था कृष्णकांत, ठीक है। बाद में ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी थे। इन्हें बाद में भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया और इनका देहांत यहाँ पर हो गया था, ठीक है, कार्यकाल के दौरान ही। कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कलान समय कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? एक शिक्षक के तौर पर आपका स्वयं का कथन पढ़ने के लिए आपको कितना समय लगाना चाहिए? तो वो 40% लगाना चाहिए और 60% भाग लगाना चाहिए प्रश्नों को पूछने में या विश्लेषित करने में, ठीक है।
अगला प्रश्न है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता और मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और ये शिक्षण का अभिन्न भाग है, तो ये सारे पॉइंट उससे मैच कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग पाठ को लंबा करता है, छात्र उबने लगते हैं, दोनों कथन सत्य है। या तो डी वाला ऑप्शन क्या होगा? तो दोनों कथन सत्य है, पाठ को लंबा करता है और छात्र उबने भी लगते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? ठीक है, तो प्रोजेक्ट विधि का सर्वप्रथम वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का जो कार्य किया था, उसने किया था W.H. किलपैट्रिक। ठीक है, किलपैट्रिक ने किया था। इस विधि का विकास अमेरिका में हुआ था, जिसके प्रणेता जॉन डीवी थे। ठीक है, अब ये मिलान करना है आपको, ध्यान से देखिए और देखिए बताइए कि B.S. ब्लूम ने क्या दिया था, हर्बर्ट ने, मॉरिसन ने और हंट ने क्या दिया था। ठीक है, ये शिक्षण के स्तर की बात हो रही है, ये शिक्षण के स्तरों का आप मूल्यांकन करिए। ठीक है, तो हर्बर्ट ने क्या दिया था? हर्बर्ट ने आपका क्या दिया था? हर्बर्ट ने दिया था स्मृति स्तर। ठीक है, B.S. ब्लूम ने क्या दिया था? मूल्यांकन के आयाम दिए थे। मॉरिसन ने बोध स्तर दिया था और हंट ने चिंतन स्तर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं, वो कौन कौन से सोपान होते हैं? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। तो क्या ऑप्शन आपका सही होगा? ये सोपान तीनों जो हैं B.S. ब्लूम से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? बायोटिक और अबायोटिक की बात हो रही है। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक, तो जैव अजैव, जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, जैसे आपके मनुष्य हो गए, मछली हो गई, वनस्पति, ये सारी चीजें, इनमें जीव, ये बायोटिक होता है, जैव होता है। अजैव क्या है? इसमें जीवन नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अजैव नहीं है पूछा है, तो अजैव नहीं कौन है? पौधा है, पौधा जैव है। ठीक है, और सारे अजैव है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही कथन नहीं है? मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक शैल का स्वरूप और जलवायु जलवायु कारण कारक है। ह्यूमस मृदा की सबसे गहरी वाले भाग में पाई जाती है। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करती है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो क्या हो जाएगा? उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचयन को निर्धारित करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? अग्रणी तांबा उत्पादक कौन सा देश है? तो सबसे ज़्यादा तांबा आपका होता है, वो देश है चिली। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका का देश है चिली। उसके बगल में आपका पराग्वे पड़ता है, उरुग्वे पड़ता है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये सारी कंट्री वहाँ पे पड़ती हैं। उसके बाद चाइना का नंबर है, फिर पेरू का। ठीक है, कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा की बात हो रही है, तो भूतापी ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा नहीं है, ये नेचुरल है। पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक ऊर्जा, ये क्या है? गैर परंपरागत है। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा क्या होती है? भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, जो भी पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि। और गैर परंपरागत क्या होती है? जो इसे नवीनीकरण अथवा अक्षय ऊर्जा जो कभी नहीं समाप्त होती है, उसे कहते हैं गैर परंपरागत। ठीक है, इसके अंतर्गत पवन आ गया, सौर, ये सब भूतापी ऊर्जा आ जाती है। तो इसमें लिखा है कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, तो नहीं में भूतापी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि भूतापी गैर परंपरागत आता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? मिल्पा, झूमिंग, रुका, लदांग। ठीक है, ये खेती की बात हो रही है। तो झूमिंग जो खेती होती है, आप जानते हैं कि ये भारत के हिस्से में होती है, उत्तर पूर्वी भारत में होती है। मिल्पा मैक्सिको में होती है, रुका ब्राज़ील में होती है, लदांग जो है मलेशिया में होती है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? डोटा बेटा,
अनाईमुड़ी, कोडाईनाल, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा? तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, जो कि केरल में स्थित है। ये पश्चिमी घाट की एक पर्वत श्रृंखला है। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? मानसून सर्वप्रथम सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? केरल में। 21 मार्च के सूर्य के उत्तरायण होने के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के निम्न दाब क्षेत्र बन जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब निर्मित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार करके भारत में प्रवेश कर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद दो शाखाओं में आपके पश्चिमी मानसून विभाजित हो जाते हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में। भारत भूमि में सर्वप्रथम केरल राज्य में इसकी वर्षा होती है। भारत के किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ठीक है, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वहीं पर मानसीराम और मेघालय, जहाँ पे बहुत सारी बारिश, चेरापूंजी है मानसीराम मेघालय, जो जहाँ पे बहुत सारी बारिश होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? लौह इस्पात उद्योग का केंद्र, तो आप देखेंगे सेलम, दुर्गापुर, डोली, यहाँ पर लौह उत्पादन होते हैं। बेंगलोर एक आईटी सिटी है। ठीक है, बेंगलोर क्या है? एक आईटी सिटी है, तो यहाँ पर नहीं होते। वर्तमान में सेलम, बेल्लारी, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, डोली, पारादीप पारादीप होसपेट इत्यादि क्या है? लौह इस्पात के केंद्र हैं। वर्ष 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य हैं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व जो आपका है वो बिहार है, जैसा कि आप जानते हैं। ठीक है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? न्यूनतम जनसंख्या घनत्व आपका है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है कि गलत माना गया था, बाद में आयोग ने इसे डिलीट करके सबको बोनस नंबर दे दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, भोराट का पठार स्थित है, तो भोराट का पठार कहाँ स्थित है? ये पठार आपका कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है। याद रखिए, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी नहीं है? नाली। ठीक है, क्योंकि खाड़ीन, टाका, टोबा, ठीक है, ये सब जल संरक्षण की विधियां हैं। और विधियां हैं जैसे नाड़ी है, बावड़ी है, बेरी है, कुई है, झालरा है, कुंडिया है, टाका है। अगला है, कौन सा सुमेलित नहीं है? खनिज और खनन क्षेत्र। टंगस्टन किस एरिया में मिलता है राजस्थान के? तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो टंगस्टन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? वो डेंगाना में मिलता है। सीसा और जस्ता मिलता है राजपुरा दरीबा में। तांबा कहाँ मिलता है? सिंघाना में मिलता है। अभ्रक, जामसर दिया हुआ है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि अभ्रक का जो उत्पादन है वो राजस्थान भले ही करता है, लेकिन उदयपुर और भीलवाड़ा में मिलता है, जामसर में नहीं मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग केंद्र नहीं है? कौन सा रसायन उद्योग केंद्र नहीं है? अब ध्यान से देखिए, तो सवाई माधोपुर। ठीक है, क्योंकि सवाई माधोपुर में कोई कारखाना नहीं है। राजस्थान के रसायन उद्योग कारखाने जो हैं, भरतपुर राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नागौर में विस्तारित है। नागौर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, धौलपुर में है। ठीक है, मोदी केमिकल अलवर में आता है। श्री राम फर्टिलाइजर आपका कोटा में आता है। सोडियम सल्फेट फैक्ट्री डिडवाना में आता है। अगला प्रश्न है 141, 2011 में राजस्थान में कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? किस जिले में है? तो ये जयपुर और भरतपुर में है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य जो है जयपुर और भरतपुर हैं यहाँ पे। ठीक है, राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी में निवास करती है। किस प्रांतीय के प्रजामंडल में 1936 में कृष्णा दिवस मनाया गया? तो जोधपुर प्रजामंडल में एक विधवा कृष्णा के अपहरण का विरोध करते हुए देश के विभिन्न भागों में कृष्ण दिवस मनाने का आह्वान किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो जैसलमेर में की गई। ठीक है, जैसलमेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन भारतीय सेना के दक्षिणी कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अशोक सिंह ने की थी, जो कि 1965 के जो शहीद हैं उनकी स्वर्ण जयंती के मनाने के अवसर पर। ठीक है, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी?
कौन से चौहान शासक थे जिन्हें कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी? तो ये थे आपके विग्रहराज चतुर्थ, ये आपके थे जिन्हें कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी। इन विद्वानों को असरादाता भी कहा जाता था। यह चौहान वंश का शासक था। इसके शासनकाल में चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ, ध्यान रखिएगा, विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। कर्नल जेम्स टाड ने अपनी यात्रा का वृत्तांत ट्रेवल इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? तो किसे समर्पित किया? तो यह पुस्तक जो है जेम्स टॉड द्वारा लिखी है। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए आयोग ने यह प्रश्न को डिलीट कर दिया था। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? तो किस काल के हैं? तो गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। ठीक है। सामाजिक अध्ययन करता है व्यक्ति के आर्थिक संबंधों पर, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों पर, व्यक्ति के सामाजिक संबंधों पर, व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों पर। तो सामाजिक अध्ययन मानव का अध्ययन करने का की एक विधा है। यह एक समन्वित एवं व्यवस्थित अध्ययन प्रदान करता है। यह इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र के साथ साथ अन्य विषयों का भी अध्ययन करता है। तो इसके सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, लेकिन एक ही ऑप्शन इसमें, सारे ऑप्शन वाले इसमें टिक दिया नहीं है, तो यह क्वेश्चन आयोग ने डिलीट कर दिया है। सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को, सामाजिक अध्ययन का वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन एवं ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, तथा संस्थाओं जिसका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है, किसके द्वारा बताया गया है। ठीक है। तो किसके द्वारा बताया गया है? तो इंसाइक्लोपीडिया एजुकेशन रिसर्च के द्वारा कहा गया है। ठीक है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो किस क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है? तो सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। नागरिकता, मानव संबंध और समाज संबंधी। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? विशिष्ट बातों तथा वस्तु से संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विधा और प्रविधि की स्थापना, उपयुक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक होगा उससे आप इन सभी बातों से अपेक्षा रख सकते हैं कि वो सभी इन सभी बातों को बताएगा। ठीक है। तो ये 2015 की आपकी एसएसटी की कक्षा खत्म होती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं कि हो सकता हो कि आपको इस एग्ज़ाम में रिपीट करके मिले या ऑप्शन में करके मिले। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आप लोग इसे न चूकें। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।